नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम आपके साथ मिलकर एक अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक ऐसे सूबे पर चर्चा कर रहे हैं जिस सूबे को आने वाले दिनों में लोग लंगड़ा प्रदेश के तौर पर भी जानेंगे। दरअसल देश के एक प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा ही वहाँ होता रहा तो उस प्रदेश को लोग भविष्य में लंगड़ा प्रदेश के तौर पर ही जानेंगे। इसकी वजह साफ है, उस प्रदेश में सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी हाल में ऐन कैन प्रकारेण अपनी वापसी चाहती है और लोक कल्याणकारी योजनाओं में पूरी तरह नाकाम रहने के बाद, विफल रहने के बाद वो एक ऐसा सूत्र खोज रही है जिसके ज़रिए उसकी सत्ता में अवश्यंभावी वापसी हो जाए। लेकिन ये अवश्यंभावी वापसी के लिए उसे एड़ी चोटी एक करनी पड़ रही है और उस एड़ी चोटी एक करने के दौर में कई ऐसे कामों को करना पड़ रहा है जो बुनियादी तौर पर एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम नहीं है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जगह ऐसे कामों को किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रदेश में सत्तासीन और सरकार के मुखिया की, सरकार के आला अफसर की थू थू होने लगी है। जी, अब मैं सीधे आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार है और उस 2017 से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुखिया और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ जी हैं। आदित्यनाथ जी स्वयं में योगी हैं, लेकिन शासन की कमान उनके हाथों में सौंप दी गई है। उनके हाथों में शासन की जो कमान सौंपी गई है उसका इस्तेमाल वो चाबुक की तरह कर रहे हैं। वो जनता को और प्रदेश के वोटरों को घोड़ा जानवर समझ रहे हैं और उस पर चाबुक चला रहे हैं और उसे ज़ीरो टॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम सीधे तौर पर बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, योगी सरकार की कर रहे हैं और योगी सरकार के एक नए कारनामे की कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया है। ये ऑपरेशन लंगड़ा क्या है इसे समझिए। योगी सरकार में जो सरकार की मुखालफत करते हैं, जो सरकार के विरोधी हैं, जो सरकार का साथ नहीं देते हैं और थाने में उनका किसी न किसी बहाने अगर नाम दर्ज होता है तो ऐसे लोगों को पकड़ के उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और इसे ही ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है। दरअसल योगी सरकार 2017 में आई और तब से लेकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर यानी मुठभेड़ का ग्राफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता गया। आपको जानकर हैरत होगी कि 2017 और 2018 के बीच लगभग 1.5 साल के दरमियान में उत्तर प्रदेश में लगभग 160 एनकाउंटर होते हैं और उस 160 एनकाउंटर में तकरीबन 58 लोग मारे जाते हैं और बाकी लोग जख्मी होते हैं।
और तब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है और तब सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब तलब करती है और सरकार उस जवाब की अनदेखी करते हुए फिर से एनकाउंटर की गति को, एनकाउंटर के रफ्तार को और तेज कर देती है और नतीजे में 4.5 साल आते आते यानी अब 5 साल योगी सरकार के पूरे होने वाले हैं और इन 5 सालों से जो कम का वक्फा है 2-4 महीना, उसके दरमियान लगभग 8500 से 8600 इनकाउंटर हो जाता है और इस इनकाउंटर को अमली जामा पहनाते हुए इसका नाम दिया जाता है ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कि सरकार जुमलेबाजी के सहारे और प्रदेश के लोगों को निशाना बना रही है और उसे अपराधी की संज्ञा दे दिया जा रहा है। यानी जिस पर कोई एफआईआर हो, जिस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हो, वैसे लोगों को सरकार की तरफ से यानी योगी पुलिस, आप कहें वर्दीधारी गुंडे जो है उसका एनकाउंटर कर देते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा। अब ऑपरेशन लंगड़ा के पीछे तर्क, सरकार के तर्क को समझिए, योगी पुलिस के तर्क को समझिए। योगी पुलिस कहती है कि हम जब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर करते हैं तो हम उसे जान से नहीं मारते हैं, हम उसके पैरों में गोली मार देते हैं और पैरों में जब गोली मार देते हैं तो वो आजीवन अपंग हो जाता है, वो आजीवन के लिए लंगड़ा हो जाता है और इससे वो जो है अपराध करने की प्रवृत्ति में कमी आती है, वो अपराध करना छोड़ देता है और जो अपराधी हैं उसकी इस दशा को देखकर उनके भी मन में डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, खौफ पैदा होता है और उस खौफ के साए में, उस डर के साए में, उस भय के साए में अपराध मुक्त जीवन समाज में जीते। ये तो दावा योगी पुलिस का है, योगी सरकार का ये दावा है। लेकिन योगी पुलिस का ये दावा और योगी सरकार का ये दावा यानी कि उनका ये बयान उन्हीं के राज्य में उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। आप जब योगी सरकार, इसे समझिए कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो लगभग 1.5 साल के दरमियान 150 से 160 एनकाउंटर हुए थे और उस एनकाउंटर में लगभग 58 से 60 लोग मारे गए थे और बाकी जो है 98 से कहिए 100 तक जो है वो अपंग हुए थे, यानी वो लंगड़ाए पैर में गोली लगी थी। तो ठीक है, जो मर गए वो मर गए और जो 100 लोग थे जिनके पैरों में गोली लगी थी तो अपराधियों में खौफ होना चाहिए था, तो अपराध का ग्राफ गिरना चाहिए था। लेकिन आप 2018 के बाद आइए और 2021 तक में जब आएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता है, बेतहाशा बढ़ता है, उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, बल्कि ये ग्राफ, एनकाउंटर का ग्राफ 8500 से लेके 8600 के बीच में हो जाता है। अब आप समझिए कि अगर लोगों में भय होता, अपराधियों में भय होता, अपराधियों में खौफ होता, अपराधी निडर होते गए इसका मतलब, और ग्राफ जो है 1.5 साल में 150 इनकाउंटर हो रहे थे तो 3 साल में जो है 1.5 गुना जो है 300 होना चाहिए था और 4.5 साल में तो लगभग जो है 450 ही इनकाउंटर होने चाहिए थी। लेकिन ये 8500 8600 इनकाउंटर क्यों हो गए? क्यों ऑपरेशन लंगड़ा उनका कामयाब नहीं रह सका? और जो मनस्थिति सरकार की थी, जो मनस्थिति योगी पुलिस की थी, वो यहाँ कहीं भी फिट नहीं बैठ रही है, उनके दावों की पोल खोल रही है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब सरकार चाह लेती है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे, यानी हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सत्ता के लिए, सरकार के लिए और अपने लिए सब कुछ करेंगे, तब इस तरह होता है कि 150 से 1.5 साल में 150 एनकाउंटर का ग्राफ 8500, 8500, 8600 को पार कर जाता है। तो कहने का मतलब कि आपके पुलिस का खौफ कहाँ है अपराधियों में?
अगर आपके पुलिस का खौफ होता, आपकी गोलियों का खौफ होता तो वो अपराध कम होते, अपराध बढ़ते नहीं। 1.5 साल में 150 हुए थे तो अगले साल जो है वो 50 बढ़ सकते थे, तो 200 हो जाते, 100 बढ़ते तो 250 होते, और उसी अनुपात में बढ़ते तो 300 होते, और लगभग 450 साल में अगर उसी अनुपात में होता तो 450 से ज़्यादा इनकाउंटर नहीं होने चाहिए थे, और इनकाउंटर उसके बाद जो है वो कम होने चाहिए, अपराध कम होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद ऐसा लगता है कि अपराध बेतहाशा हुई है, इसलिए कि जिस प्रदेश में 8500 8600 एनकाउंटर हो जाए, वो प्रदेश में अपराध का ग्राफ कितना होगा, कितने अपराधी होंगे और कितना रोज़ाना अपराध हो सकता है, यह सहज अंदाज लगा सकते हैं। यानी कि योगी पुलिस उत्तर प्रदेश में नाकारा पुलिस के तौर पर है, वो आका के बात पर ही काम कर रही है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, उस राज्य के लिए काम नहीं कर रही है, वो सूबे के लिए काम नहीं कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि सरकार का योगी पुलिस में एक भय है, असली भय जो है वो अगर सरकार से, सत्ता से किसी को है तो वो योगी पुलिस को है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आका से डरती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मुखिया से डरती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ से डरती है। यही वजह है कि ये फर्जी एनकाउंटर आप इसे कह सकते हैं, इसलिए कि अपराध का ग्राफ इतना नहीं हो सकता है, इतना एनकाउंटर किसी प्रदेश में नहीं हो सकता है, और इस तरह से रफ्तार एनकाउंटर का किसी प्रदेश में नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि आका के कहने पर योगी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो गुंडों या अपराधियों का एनकाउंटर नहीं कर रही है, बल्कि उनका कर रही है एनकाउंटर, उनको मुठभेड़ में मार गिरा रही है, जो सरकार के लिए खतरा है, जो विपक्ष में है, जो सरकार की बात नहीं सुनती है, जो बीजेपी के लिए काम नहीं करती है, जो योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत दुश्मनी है, या फिर पुलिस से जिसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उसका एनकाउंटर हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले साल नोएडा में देखने को मिला था। नोएडा के एक दरोगा ने नोएडा के ही एक 25 साल के युवक को गोली मार दी। वो युवक नोएडा का था, और उस युवक को जब गोली मारी गई और जब मीडिया में खूब बवाल मचा, मीडिया में जब वो कांड सुर्खियां बनी, तो फिर पुलिस जागी, सरकार को जवाब देना पड़ा और मानवाधिकार जागा। और जब जांच हुई तो पता चला कि इस दरोगा की और उस युवक के बीच में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, और दरोगा ने उसी दुश्मनी को निभाने के लिए उसको निपटा दिया, उसको गोली मार दी, और वो युवक 25 साल का नोएडा का वो युवक मौत के घाट उतर गया। जांच हुई, पड़ताल हुई, तफ्तीश हुई, दरोगा दोषी पाया गया और उसकी बाद में गिरफ्तारी हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे तो दुश्मनी का बदला लिया ही जाता है। पुलिस उसी राजनीति के बीच आका के कहने पर और एनकाउंटर में अपने भी कुछ दुश्मनों को निपटा देती है, जिससे व्यक्तिगत खुंदस होता है और उसका नाम एनकाउंटर दिया जाता है। ये फर्जी मुठभेड़ है, और योगी सरकार इन दिनों गुजरात मॉडल पे इनकाउंटर कर रही है। आपको याद होगा कि आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहाँ भी फर्जी एनकाउंटर का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था। तब लोग फर्जी एनकाउंटर को एनकाउंटर की तरह नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि एनकाउंटर फर्जी कैसे होता है। लेकिन फर्जी एनकाउंटर की खदान गुजरात में ही मिली थी, वहीं से फर्जी एनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में आयात किया गया है। योगी भी गुजरात मॉडल पे उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और कल के गुजरात के मुख्यमंत्री के मुरीद हैं, और वो किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फर्जी एनकाउंटर के जरिए अपने सारे विपक्ष को, अपने सारे दुश्मनों को निपटाया था, ये इसका जीता जीता जागता सबूत है। और इस सबूत को कोई नकार नहीं सकता है, इस सबूत को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि गुजरात के कई आला अफसरों ने भी इसकी तहकीकात की, इसकी हकीकत की पोल खोल दी और सच्चाई भी सामने आया। और इससे जो है मौजूदा उस समय के मुख्यमंत्री मोदी की गुजरात में काफ़ी किरकिरी हुई थी, पूरे देश में काफ़ी किरकिरी हुई थी। यही काम आज जो है
योगी कर रहे हैं। गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश में आयातित कर लिया है और फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं और फर्जी इनकाउंटर में एक विशेष समुदाय के लोग जो है मारे जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनमें एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि तुम अगर नहीं संभले, हमारी बातों को नहीं आए, बीजेपी के साथ नहीं आए, बीजेपी को वोट नहीं दिए तो तुम्हारा यही होसर होगा, एनकाउंटर में मारे जाओगे, लंगड़े हो जाओगे। और जब लंगड़ा बनाने की सरकारी योजना है तो फिर उस प्रदेश को लंगड़ा होने से कौन बचा सकता है? वो प्रदेश आने वाले दिनों में एक दिन लंगड़ा प्रदेश के तौर पे तो जाने लगा। अब आप समझिए कि ऑपरेशन लंगड़ा पे कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है और अदालत ने भी सवालिया निशान खड़ा किया है। न्याय से जुड़े हुए लोग और एक्सपर्ट भी इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दरअसल योगी पुलिस कह रही है कि हम समाज को निर्भय बनाने के लिए और समाज से गुंडों को समाप्त करने के लिए ये लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और अगर आप ये समाज को क्लीन करना चाहते हैं, ये लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको लंगड़ा अपंग समाज बनाने की किसने इजाज़त दी है? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि आप जिसको गोली मार रहे हैं वो आदमी अपराधी है या नहीं है? अगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हो जाए, इसलिए कि आजकल राजनीतिक मामलों में भी कई बार एफआईआर दर्ज होते हैं, थानों में जब नाम दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता तो आप उसे अपराधी नहीं घोषित कर सकते जब तक कि न्यायालय उसे अपराधी नहीं कर दे। आप योगी पुलिस को न्यायालय और जज बनने का अधिकार किसने दिया है? पुलिस की एक अपनी सीमा होती है और फैसला करने का अधिकार न्यायालय को होता है, कोर्ट को होता है, अदालत को होता है। अदालत का काम अगर योगी पुलिस करने लगी तो फिर अदालत का क्या काम रहेगा, अदालत का क्या औचित्य रहेगा? इसका जवाब जो है योगी सरकार को देना चाहिए, योगी पुलिस के आला अधिकारी को देना चाहिए कि आप किस हक के साथ आप संविधान में प्रदत्त किस अनुच्छेद के तहत जो है आप इस तरह का लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं। आप किसी भी को मुजरिम का नाम देकर, किसी को अपराधी का नाम देकर गोली कैसे मार सकते हैं, उसे किस तरह से आप अपंग कर सकते हैं और इस तरह से फर्जी मुठभेड़ कैसे कर सकते हैं, और जिसके फर्जी आप मुठभेड़ कर रहे हैं आप उसका सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल एक सवाल, एक यक्ष प्रश्न है जो समाज को योगी सरकार से पूछना चाहिए, देश को योगी सरकार से पूछना चाहिए, देश को योगी पुलिस से पूछना चाहिए कि आप जो 8600 के लगभग जो इनकाउंटर किया है, क्या वो वास्तविक इनकाउंटर है? क्या इतने अपराधी को आपने मार गिराया है या अपंग किया है, या फिर आपने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे इस तरह का काम किया है? ये सवाल एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ के पास नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ बस राजनीतिक तौर पर अपनी वापसी चाहते हैं, उस वापसी के लिए वो फर्जी इनकाउंटर के जरिए एक विशेष समुदाय में खौफ का माहौल पसार रहे हैं, एक खौफ का माहौल बना रहे हैं, एक डरा रहे हैं कि तुम बचोगे नहीं, हमारा जो विरोध करेगा वो बचेगा नहीं, और बच गया तो अपंग का जीवन जिएगा, वो एक ऐसा जीवन जिएगा कि हर पल उसे याद रहेगा कि योगी से पंगा लेना कितना मुश्किल भरा था, योगी से पंगा लेकर हमने ये क्या कर दिया। और योगी अपना राजनीतिक बदलाव को एनकाउंटर कर रहे हैं और इसीलिए जो है मानवाधिकार से लेके सारे सचेत और सजग लोग इसे फर्जी एनकाउंटर की संज्ञा दे रहे हैं, इसलिए कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और आपको मालूम होगा कि ये इस एनकाउंटर को एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष का जब लगने लगा, जब आरोप लगने लगा, जब आशंका जताए जाने लगी, तो उन्होंने विकास दुबे नाम के एक ब्राह्मण का एनकाउंटर कर दिया और उस एनकाउंटर पे आरोप था कि 8 पुलिस वाले को उन्होंने मार गिराया था और उसी वजह से उसका जो है एनकाउंटर किया गया। तो ये वह मामला काफ़ी तूल पकड़ा, लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे सिर्फ एक मकसद था कि एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष की जो इतने एनकाउंटर हुए उस कम से कम उसकी तह में इसको छुपा दिया जाए, उस पर ये पर्दा डाल दिया जाए। और विकास दुबे के एनकाउंटर से योगी सरकार और योगी पुलिस ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। अब आप समझिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि मुठभेड़ के दौरान
अपराधी ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस को घायल बता दिया जाता है और कहा जाता है कि इतने पुलिस वाले इसमें घायल हो गए। उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है, उसका कोई सबूत पेश नहीं किया जाता है। जिस पुलिस वाले को कहा जाता है कि वो पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, वो पुलिस वाले जो है वो काम करते हुए दिख रहे होते हैं, वो छुट्टी लेकर घर में होते हैं। और उस पुलिस वाले किस थाने के हैं, कहाँ के हैं, किस हॉस्पिटल में भर्ती रहे, कितने दिनों तक भर्ती रहे, किस पैर में गोली लगी, कहाँ कब लगी, सीने में लगी, पीठ पर लगी, दिमाग में लगी, कहाँ गोली लगी, इसका कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए कि जिनका इनकाउंटर करना रहता तो वो सीधा पुलिस पर हमला का उस पर आरोप मत दिया जाता। इसलिए कि जब पुलिस पर हमला होगा तो ये स्वाभाविक है कि जवाबी कार्रवाई पुलिस करेगी और उसमें दिखा दिया जाता है कि जवाबी कार्रवाई में जो है वो मुठभेड़ में मारा गया। और इसकी कोई खोज खबर नहीं होती है, इसकी कोई तफ्तीश नहीं होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और इसका कोई रिकॉर्ड मांगने वाला पुलिस से नहीं होता है। नतीजे में पुलिस जो भी चाहे कभी अपनी व्यक्तिगत खुंदक निकाल ले और कभी सत्ता और सत्तासीन और विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री की खुंदक को निकाल रहे, राजनीतिक और विरोधियों, मुख्यमंत्री के विरोधियों को वो निपटा दे और उसका नाम एनकाउंटर दे दे। इसलिए ऐसे इनकाउंटर को ही फर्जी इनकाउंटर कहा जाता है। और ये फर्जी इनकाउंटर की शुरुआत, विधिवत शुरुआत जो है गुजरात से ही हुई। ये फर्जी इनकाउंटर का जन्मदाता गुजरात है और उस गुजरात मॉडल को योगी आदित्यनाथ ने गोद ले लिया है, उसे बहुत पुचकार रहा है, बहुत दुलार रहा है और उसे बहुत जो है वो दिशा दे रहा है। और नतीजे में आज तक उत्तर प्रदेश में 8500 से 8600 के बीच एनकाउंटर हो गए हैं। और ये इनकाउंटर को भी उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ ढिंढोरा पीट रही है और कह रही है कि हमने इतने लोगों को मार गिराया है, इतने लोगों को अपंग बना दिया है, अपराधियों की खैर नहीं है। अब अपराधियों को के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं। आप सवाल उठना लाजमी है कि 2017 में जब आप आए थे तो उस समय आप ये कह सकते हैं कि आपने 1 साल से 1.5 साल में 150 लोगों को आपने गोली मारी, उनका इनकाउंटर किया, उनमें से लगभग 58 से 60 लोग मारे गए। और तो फिर उसमें तो अपराध में कमी होनी चाहिए थी। आप ज़ीरो टॉलरेंस जब कर रहे थे, आपकी नीति बड़ी अच्छी थी, सजग थी, तो अपराधियों और अपराध का संख्या, अपराध का ग्राफ गिरना चाहिए था। लेकिन इतना रफ्तार कैसे बढ़ गया कि जो 1.5 साल में 150 अपराधी थे जिनका आपने इनकाउंटर किया था और 3 साल के बाद, ठीक उसी के 3 साल के बाद जो है वो आपका ग्राफ जो है सीधे 8600 पहुंच जाता, यानी 8500 को पार कर जाता है। ये तो सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार के लिए ढिंढोरा पीटने का गजन है। इसलिए कि ये सरकार इतने इनकाउंटर, इस बात के सबूत मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2021 तक में काफ़ी अपराधियों की संख्या बढ़े हैं, अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। यानी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अपराधियों का मनोबल बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और उसी मनोबल बढ़ने की वजह से अपराधियों की संख्या बढ़ी है। और नतीजे में अब चुनाव का समय है तो योगी सरकार अपना चेहरा साफ करने के लिए अपराधियों के नाम पर विपक्ष को, मासूम को, मुस्लिम को जो है वो एनकाउंटर कर देती है, फर्जी एनकाउंटर करती है और कहती है कि अपराधी थे, हमने अपराधियों को मार डाला। वो अपराधियों को नहीं मार रहे हैं, वो विपक्ष के लोगों को मार रहे हैं, वो एक जाति विशेष के लोगों को मार रहे हैं, वो एक विशेष समुदाय के लोगों को मार रही है। और सवाल यह है कि देश को, सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उत्तर प्रदेश की अन्य अदालतों को योगी सरकार से सवाल पूछना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि वो रिपोर्ट दे कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा और अब तक 8500 से लेकर 8600 तक हुए एनकाउंटर में किस जाति के कितने लोग हैं उसको सार्वजनिक करे। आपको ये पता चल जाएगा कि वो सार्वजनिक नहीं करेगी सरकार, और सरकार पर दबाव डाल के जब आप वो मामला सार्वजनिक होगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा यानी 99% जो है एनकाउंटर करने वाले या एनकाउंटर होने वाले लोग
अल्पसंख्यक समुदाय से है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लग रही है। आप खुले शब्दों में कहें तो योगी सरकार अल्पसंख्यकों को उत्तर प्रदेश में देखना नहीं चाहती है, उसके वजूद को मिटा देना चाहती है और अल्पसंख्यकों को अपराधी घोषित करके जो है उसके समाज में उसको समाज की नजर से गिराना चाहती है और इसी के बल पर उत्तर प्रदेश में वो सत्ता की वापसी चाहती है। यानी कहने का गरज यह है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, मुसलमानों से घृणा पैदा करना चाहती है और जो सरकार एक समुदाय विशेष के खिलाफ, किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाए उस सरकार को आरोपी मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को वैसे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और वैसे मुखिया को उस राज्य के सूबे के मुखिया पर सवाल निशान लगाना चाहिए और उन्हें आरोपी बनाना चाहिए। उन पर जो है राष्ट्रद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए और इसके हकदार हैं कि योगी आदित्यनाथ पे इस ऐसे मामले को लेकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाए, अदालत के चौखट पर उनको लाया जाए, घसीटा जाए और उनसे सवाल किया जाए कि लोक कल्याणकारी योजना को अमली जामा पहनाने की जगह आपने नफरत को क्यों अमली जामा पहनाया, आपने एक समुदाय विशेष के लोगों को अपराधी क्यों घोषित कर दिया, अपराधी बनाने की दिशा में कैसे आप आगे बढ़ गए, एक विशेष समुदाय के प्रति आपके मन में इतनी घृणा कहां से आ गई और आप घृणा के बदौलत सरकार में सत्ता में वापसी चाहते हैं। ये सवाल अदालत को भी करना चाहिए, ये सवाल समाज को भी करना चाहिए, ये सवाल मानवाधिकार आयोग को भी बड़ी शिद्दत के साथ करना चाहिए, बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए, आधार बनाकर करना चाहिए, न्यायालय प्रक्रिया के तहत करना चाहिए और मुसलमान को भी डरना नहीं चाहिए। उस समुदाय से पूछना चाहिए कि कौन लोग अपराधी हैं, हमारा अपराध क्या है आप बताएं और जिन लोगों को आपने मुसलमानों को आपने अपराधी करके आपने जो है उनका इनकाउंटर किया है उनका नाम सार्वजनिक करें ताकि हम खुद तफ्तीश कर सकें कि वो सही मायने में अपराधी था ये नहीं था, और अगर वो सही मायने में अपराधी था तो हम आपको शाबाशी देंगे, हम उस सरकार के मुखिया को सम्मान करेंगे, एक मंच पे बुला के उनका सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान करेंगे। और अगर वो मुखिया, अगर सूबे का मुखिया गलत काम किया है, बेकसूर को अपराधी बनाकर जो है उसे अपंग कर दिया है, उसे मुठभेड़ में मार गिराया है, तो उसे सार्वजनिक में उसे माफी मांगनी चाहिए थे और कि हमसे गलती हो गई, योगी पुलिस को माफी मांगनी होगी कि वो हमसे गलती हो गई। इस पर सोचना होगा, मुसलमानों को जागना होगा। मुसलमान सोया हुआ है, अन्याय सहकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ बंधुओं को दंड देना धर्म है, ये सबका धर्म है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आपके अंदर से इंसाफ खत्म हो गया तो आप न हिंदू हैं न मुसलमान है। हिंदू का मतलब ये होता है कि इंसाफ का पूजनीय, इंसाफ को पूजने वाला, और मुसलमान का भी मतलब होता है इंसाफ को पूजने वाला। जो इंसाफ पसंद नहीं है वो मुसलमान नहीं है, जिसको इंसाफ पसंद नहीं है वो हिंदू नहीं है। इसलिए इस देश में इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ को पसंद करने की जरूरत है, इंसाफ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इंसाफ के साथ, न्याय के साथ अन्याय करेंगे तो न्याय एक दिन चीख पुकारेगा और न्याय का दरवाजा जो है जब खुलेगा तो न्याय अपने हिसाब से फैसला करेगा और तब वक्त पलटेगा, और जब वक्त पलटेगा तो उसका दर्द आपको सहना पड़ेगा जो अन्याय कर रहे हैं। इसलिए कि अन्याय का वक्त, समय बहुत छोटा होता है। इसलिए समाज के लोगों से हमारी विनती है कि समाज के लोग जागें और अन्याय का साथ न दें, न्याय का साथ दें। इसलिए कि न्याय ही आपका ईमान है और आपके ईमान का तकाजा है। आप हिंदू हैं फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए अन्याय का दरवाज़ा खोला गया, आपके लिए भी न्याय का दरवाज़ा खोला गया है। आपको भी न्याय पसंद होना चाहिए, आपको भी न्याय प्रिय होना चाहिए। ये सबका देश है, ये आपका भी देश है, ये मेरा भी देश है, ये उनका भी देश है और ये उन लोगों का भी देश है और आने वाली पीढ़ी का भी देश है, और जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका भी देश है। आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश को सुरक्षित कर दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश को न्याय संगत बना दीजिए, आने वाली पीढ़ी को के लिए इस देश को सोने का चिड़िया बना दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश को जो है विश्व गुरु बना दीजिए। इसलिए कि लड़के झगड़ के नफरत फैला के नफरत का बीज बोकर जो आप खेती करेंगे, अफीम की खेती वो कहलाएगी। धर्म की खेती जो है तभी तक संभव है जब उस धर्म की खेती में न्याय की फसल उगे, और जब धर्म की खेती में अन्याय का फसल उगने लगे तो समझिए कि वो धर्म नहीं है, अधर्म है, और अधर्म की राह पर
चलना गलत है। हर धर्म कहता है कि धर्म की राह पे चलो, सत्य मार्ग पे चलो और अच्छे धर्म का पालन करो। हर धर्म अच्छा होता है, उसको मानने वाले लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं होता। हर मजहब को ठोक बजाकर बनाया जाता है और हम हर मजहब के जिन लोगों उसके निर्माता रहे हैं वो आदर्श पुरुष रहे हैं, और आदर्श पुरुष कभी भी अन्याय नहीं करता है। ना इंसाफी के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी का एनकाउंटर करने के लिए कोई भी धर्म नहीं बना है। धर्म का मतलब ही न्याय होता है, तर्कसंगत न्याय होता है, वास्तविक न्याय होता है और एक ऐसा फैसला होता है जिसमें एक आम आदमी, एक नीचे का आदमी, अंतिम व्यक्ति भी उस सहमति दे दे कि हाँ ये जो फैसले हुए हैं वो सही फैसले हुए। और यही काम अदालत का भी है, यही काम अच्छे आदमी का भी है, यही काम समाज के नागरिकों का भी है। तो हम लोगों को न्याय पर फोकस करना चाहिए और अपने मन में न्याय के मंदिर में एक दीप जलाना चाहिए ताकि देश और ये समाज खुशहाल हो सके। और आपसे बस यही विनती है कि आप अन्याय का साथ न दें, न्याय के साथ रहें, न्याय प्रिय बने, भारतवासी बने, राष्ट्र प्रेमी रहें, चाहे आप जिस धर्म के हो। और भारत का हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग इस देश की थाती हैं, वो देश प्रेमी हैं और वो देश के लिए जी रहे हैं। उनमें और जोश जगाइए, उनको आगे बढ़ाइए। जो दबे कुचले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए, बल्कि उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। इसलिए कि भारत को खुशहाल बनाना है तो सबका साथ, सबका विकास ज़रूरी है। इसे अमली जामा पहनाना है, इसे जुमला बनाए नहीं रखना। जिस दिन ये सबका साथ, सबका विकास अमली जामा पहन जाएगा उस दिन से इस देश का विकास हो जाएगा, उस दिन से ये देश सोने का चिड़िया हो जाएगा, उस दिन से ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। तो हम देश को फिर से सोने का चिड़िया और विश्व गुरु बनाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कोशिश करते रहें। उम्मीद है कि एक दिन भारत विश्व गुरु भी बनेगा और भारत फिर से नए सिरे से सोने का चिड़िया भी बनेगा। इस उम्मीद और आशा को जगाए रखिए और मिलजुल कर रहिए। ये देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, उनका भी है, उनका भी है। इसलिए इस देश पर सबका हक है। इस देश को सब मिलकर अपनी थाती को संभालिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो हम फिर दूसरे विषय पर आपसे रूबरू होंगे, दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।